अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के प्रोग्राम करंट अफेयर्स स्पेशल के साथ मैं हूं फरहान शब्बीर। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान उज़्बेकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर हैं और अब से कुछ देर कबल ही उन्होंने पहले पाक उज़्बेक बिज़नेस फोरम से ख़िताब किया, फिर वज़ीर आज़म ने उज़्बेकिस्तान के सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। और पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान जो मुस्तक़बिल में होने वाले मुआहदे हैं उसके हवाले से भी हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में। लेकिन इसके जो अगर तनाजुर देखा जाए, जिस तरह से हम देख रहे हैं अफ़गानिस्तान में अब अमरीकी फ़ौजों के इनख़ला के बाद, अमन के बाद, जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं जिनको हम कहते हैं कि ये सारे ममालिक जो देख रहे हैं हमारी तरफ कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन हो और उसके बाद पाकिस्तान तक गर्म पानियों तक भी उनको रसाई मिले, लैंड लॉक ये कंट्रीज़ हैं। उज़्बेकिस्तान की भी खासी अहमियत है। उज़्बेकिस्तान जाने वाले इस वफ़द ने वज़ीर आज़म के साथ 130 के करीब बिज़नेस ग्रुप्स के लोग भी गए हैं और इनमें दो तरफ़ा जो मुआहदे हुए हैं उसमें स्ट्रेटजिक मुआहदे भी शामिल हैं। तिजारत के हवाले से जो ट्रेड है और जो दो तरफ़ा ताउन है, सयाहों से लेके, सयाहत से लेके, ट्रैवल से लेके, ये सारे मुआहदे इसमें हुए हैं। और कॉमर्स मिनिस्टर रज़ाक दाऊद साहब का ये कहना है कि 90 अरब डॉलर्स की पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बूस्ट दे सकता है उज़्बेकिस्तान के साथ ताल्लुकात। और आगे जब हमें सेंट्रल एशिया तक कनेक्टिविटी मज़ीद बढ़ेगी पाकिस्तान की तो हमारी एक्सपोर्ट्स को इतना बूस्ट मिल सकता है। और इसी मकसद के लिए बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स के खासे नुमाइंदगान को लेकर वज़ीर आज़म पहुँचे वहाँ पर और पहले पाक उज़्बेक बिज़नेस फोरम से उन्होंने ख़िताब किया। अभी कुछ देर कबल आप देख भी रहे होंगे ये मनाजिर भी। इन मनाजिर में आप देखेंगे कि शानदार इस्तकबाल किया गया वज़ीर आज़म का वहाँ पर। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान को मज़ीद कैसे जो आने वाले दिनों में अमन है और जिस तरह चीन का हमारे यहाँ सी पैक से लेके वन बेल्ट वन रोड चीन का जो प्रोजेक्ट है उसमें पाकिस्तान की जो शमूलियत है, कैसे पाकिस्तान, चाइना और उज़्बेकिस्तान, सेंट्रल एशियन ये स्टेट्स मिलके इस खित्ते की तिजारत को उन खतूत पर बहाल कर सकते हैं जिस तरह कहा जा रहा है कि पिछले पुराने ओल्ड सिल्क रोड को बहाल किया जा रहा है। जिस तरह चाइना पहले शायरा रेशम के ज़रिए तिजारत करता था और पूरी दुनिया तक अपनी मसनूआत पहुँचाता था, आज भी चीन को वर्ल्ड फैक्ट्री कहा जा रहा है और चीन इन्हीं सारे रास्तों को बढ़ाने के लिए जिस तरह से पैसा भी लगा रहा है इस पूरे खत्ते में, पाकिस्तान भी अब यही चाहता है कि इन खत्तों से होने वाली जो तिजारत है या इन खत्तों के जो वसाइल हैं उनसे वो भी कुछ फ़ायदा उठाए। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं साबिक सफारतकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, शाहिद अमीन साहब। सर बहुत शुक्रिया आपने शिरकत की, हमारे प्रोग्राम में आप आए। हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड जमाल हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया सर आप आए। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, जर्नलिस्ट, एनालिस्ट मियां तारिक साहब, आप सबको बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब आपसे आगाज़ करेंगे। आप एक लंबा अरसा सफारतकारी की दुनिया में आपने गुजारा है और यकीनन आपका हुआ भी होगा कभी उज़्बेकिस्तान का गुज़र, समरकंद, बुखारा, ताशकंद, ये सारे वो शहर हैं, तारीख़ी विरसा भी है हमारा, इनके साथ एक ताल्लुक़ भी है। तो आज इस दौरे को फिर आप कैसे देख रहे हैं कि कोई पहला पाक उज़्बेक बिज़नेस फोरम भी तश्कील पाया है और रशिया से फॉल के बाद अगर हम कहें तो क्या आज ये पहली दफ़ा इस तरह के मुआहदों की तरफ हम जा रहे हैं उज़्बेकिस्तान के साथ या पहले हुआ था? जी, मैं सोवियत यूनियन में पाकिस्तान का सफ़ीर था और उस वक्त उज़्बेकिस्तान एक सूबा था और मैं कई बार गया उज़्बेकिस्तान में क्योंकि हम सब की एक दिली अक़ीदत तो है उज़्बेकिस्तान के साथ। हमारी ग्रेट मुग़ल एम्पायर जो थी उनके रूट्स उज़्बेकिस्तान के थे, बल्कि उज़्बेक जो नोबिलिटी थी वो तो मुस्लिम इंडिया की नोबिलिटी वही थी ना। सही बात। और फिर आप वहाँ जाएं तो बड़ी चीज़ें कॉमन नज़र आती हैं। हमारे उनके लिबास जो हैं, उनके नाम, औरतों के नाम के साथ बिल्किस जान और इसम के बेग का लफ्ज़ हर जगह इस्तेमाल होता है, तो बड़ी फेमिलियरिटी सी आती है वहाँ पे। तो वो तो तारीख़ी बात है, लेकिन फौरी तौर पे हम ये कहेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान की कोशिश है कि सेंट्रल एशिया में ताल्लुकात बढ़ाए जाएँ। बल्कि बाज़ लोग तो ये कहते हैं कि आपका असल जो मेबर तो यही है सेंट्रल, यू आर ए पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया एंड यू शुड बी लुकिंग टू सेंट्रल एशिया टू बूस्ट ties rather than on looking to say some far away country। सात समुंदर पार। उधर तो बहुत दिलचस्पी है लेकिन जो पड़ोस में है उनमें मैंने देखा है इतनी नहीं है। तो इस लिहाज से प्रायोरिटी ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की प्रायोरिटी ठीक है कि उज़्बेकिस्तान गए हैं और बड़ी खुशाइंद बात है कि बहुत सारे बिजनेसमैन गए, टॉप के बिजनेसमैन आप कहते हैं, और मेरे ख्याल में बहुत सारी मेमोरेंडम्स और एग्रीमेंट्स के ऊपर दस्तखत हुए हैं। तो उम्मीद है कि वक्त के साथ पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात ख़ास तौर पे बढ़ेंगे।
اب یہ ہے کہ بعض لمیٹیشن بھی ہیں. ازبکستان نسبتاً چھوٹا ملک ہے, میرے خیال میں 3 کروڑ کی آبادی ہے, کتنی ہے, اور پر کیپٹا انکم بھی زیادہ نہیں ہے. تو اتنی زیادہ تو امیدیں نہیں باندھنی چاہیے کہ کوئی, جیسے اب بات ہو گئی 90 بلین کی, آئی ڈونٹ نو 90 بلین کہاں سے آئیں گے, لیکن یہ کہ کم از کم لیٹر سے پروگریسو ایک قسم کا سچویشن ہے. مقصد ان کا یہ تھا کہ آگے سینٹرل ایشین اسٹیٹس تک رسائی جو ملے گی. پھر ایکچولی ایز یو نو سینٹرل ایشیا کنسسٹ آف 6 ریپبلکس, تو اس میں بہت بڑا تو قزاقستان ہے, اور پھر یہ کہ ترکمانستان بہت گیس رچ اور آئل رچ ہے. ٹھیک. ازبکستان کے بیسیکلی ریسورسز تو ہیں لیکن اتنے زیادہ نہیں ہیں. اٹ از مور اسٹرانگ آن ایگریکلچر سو فار. وہ بھی سوویٹس نے زبردستی وہاں پہ کاٹن اگانا شروع کر دی, اس کی وجہ سے آرال سی جو ہے وہ ختم ہو گیا. صحیح. اٹ از اے بگ ایکولوجیکل ڈیزاسٹر آف دا ورلڈ. وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے ازبکستان کے دارالحکومت تاشکند میں پی ٹی وی سے خصوصی گفتگو کی ہے. آئیے آپ سے شیئر کرتے ہیں. اتنے سارے بزنس مین یہاں پر لے کر آ جانا یہ شاید صرف پہلی دفعہ ہوا ہے, ہم نے بھی پہلے کبھی ایسا نہیں دیکھا. کیسا رہا اور پھر باقی میٹنگز بھی کیسی رہیں؟ یہ تقریباً 130 بزنس پاکستان سے بزنس مینوں کا وفد یہاں پہ آیا ہے, اور تقریباً اس سے زیادہ ہی ازبک بزنس مین ہیں جو ابھی پرائم منسٹر صاحب سے اس وقت مل رہے ہیں. تو بڑا اچھا رسپانس رہا. پریزیڈنٹ جو ازبکستان کے ہیں شوکت صاحب, انہوں نے بہت ہی آؤٹ آف وے جا کے, آج آپ نے دیکھا ہی ہے کہ کس طرح کا استقبال کیا. جو پورا تاشکند شہر جو ہے اس کو کس طریقے سے سجایا گیا ہے وزیر اعظم صاحب کے لیے, اور ایک بہت ہی محبت کا اظہار کیا ازبکستان کے لیڈرشپ نے اور عوام نے پاکستان کے لیے. اور اس کے پھر 2 پارٹس ہیں, ایک ظاہر اسٹریٹجک پارٹ ہے, اور یہاں پر جو ہے اس کا اکنامک پارٹ جو ہے وہ زیادہ کنسرننگ ہے. اور یہ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں منسٹری آف کامرس کو, رزاق داؤد صاحب کو خصوصاً, جنہوں نے ایک بہت ہی کامیاب ایونٹ یہاں پہ کیا ہے, اور بہت بڑے تقریباً 2 بلین روپیز کے جو ہیں وہ ایگریمنٹس جو ہیں وہ یہاں پہ سائن ہوئے ہیں. اور اس کے نتیجے میں ایک پاکستان اور ازبکستان کے درمیان ایک بہت ہی مضبوط بزنس ریلیشن شپ کی بنیاد پڑی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آج گفتگو ہوئی ہے اس کے 2 بہت بڑے پروجیکٹس ہیں جن کے اوپر اب ہم کام کر رہے ہیں. ایک تو مزار شریف سے پشاور اور پھر اسلام آباد اور گوادر, اور ادھر جو ہے تاشکند تک جو ٹرین ہے, یعنی تاشکند سے لے کے گوادر تک, اس کو پروجیکٹ ہے جس کے نتیجے میں جو یہ ٹرین ہے یہ شروع ہو جائے گی. اور دوسرا جو ہے وہ ٹرک کا چل رہا ہے کہ جب ایک دفعہ کراچی میں ان لوڈ ہو تو وہ تاشکند تک براہ راست آ سکے. اس کے نتیجے میں بہت کاسٹ بچے گی, بہت جو چیزیں ہیں وہ بہتر ہوں گی. تو اس کے ساتھ کنیکٹیوٹی بہت بڑے, اور کل آپ کو پتہ ہے کنیکٹیوٹی کانفرنس ہے یہاں پہ, اس سے ایک بڑا فائدہ ہوگا. سو یہ ایک ملٹی بلین ڈالر اس وقت پروجیکٹس ہیں, اور اکانومی کو آگے لے کے بڑھنے کا خیال ہے جو وزیر اعظم صاحب لے کے یہاں پہ آئے ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس سے بہت بہتر ہوں گی چیز. سر کاسا کانفرنس کے اندر افغان پریزیڈنٹ بھی آ رہے ہیں اور افغانستان گیٹ پہ بھی ہے, اس وقت بہت سارے اور بھی چیلنجز ہیں, اس کے اوپر بھی بات ہوگی اور کچھ چیزیں اس پر بھی ڈسکس ہوں گی. آج تقریباً 2.5 گھنٹے جو ازبک صدر اور وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہوئی, اس میں ایک تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو ریجنل لیڈرشپ ہے اس کو آگے آنا چاہیے, لہٰذا تاجکستان, ایران, ٹرکی, پاکستان اور ازبکستان, ان کا ایک گروپ کریٹ کیا جائے گا جو کہ افغانستان میں امن کے لیے ایک کوشش کرے گا. اور اس کے علاوہ جو افغان صدر ہیں بالکل وہ یہاں پہ ہیں, اور ان کی ملاقات کی تفصیلات جو ہیں وہ انشاءاللہ صبح تک جو ہے وہ میں آپ کو بتا پاؤں. سر میڈیا کے شعبے میں بھی کچھ ہم سن رہے تھے کہ ہونی ہے ایگریمنٹ. یہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ مغل ڈائنیسٹی جو ہے اس کے جو بانی تھے بابر, ظہیر الدین بابر, ان کا تعلق جو ہے وہ فرگانہ ویلی سے تھا جو کہ ازبکستان میں ہے. تو وزیر اعظم صاحب نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ بابر کے اوپر ازبکستان اور پاکستان مل کے فلم بنائیں, اور اس کے بعد ازبک صدر نے مرزا غالب کی جو شاعری ہے اس میں بھی بہت دلچسپی کا اظہار کیا ہے. تو پہلے انشاءاللہ تعالی ہم مل کے ازبک گورنمنٹ اور پاکستان ہم بابر کے اوپر فلم بنائیں گے, اور پھر اس کے بعد غالب کے اوپر. بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو فار یور ٹائم.
ताशकंद में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन की PTV से खुसूसी गुफ्तगू आप मुलाहिज़ा कर रहे थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान का उज़्बेकिस्तान में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मजबूत ताल्लुक़ की बुनियाद डाली गई है। 2 बिलियन से ज़ायद के एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। पाकिस्तानी और उज़्बेक बिजनेसमैन का बिजनेस फोरम बहुत अच्छा रहा। इस हवाले से आने वाले बुलेटिन में भी आपको अपडेट्स देंगे। PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन। करने जिनका उन्होंने वादे किए थे उसकी तरफ जाना है, तो ये सेंट्रल एशिया बुनियादी तौर पर आपके लिए एक बहुत बड़ी मार्केट बनेगी। उज़्बेकिस्तान में जो कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस कल हो रही है, जिस तरह आज बिजनेस फोरम से वज़ीर-ए-आज़म का खिताब है, उसमें भी उन्होंने बात की। और फिर उसके अलावा जो अभी मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ने थोड़ी देर पहले मीडिया से गुफ्तगू की, उसमें भी उन्होंने कहा कि जो मुआहदे हुए हैं वो बड़े कारगर होंगे दोनों ममालिक के दरमियान, और उन मुआहदों का इम्पैक्ट ये होगा कि अगले 2 सालों में पाकिस्तान की मईशत पर उसके बड़े असरात मरतब होंगे। अब आते हैं उज़्बेकिस्तान की बात करते हैं। अगर डबल लैंड लॉक कंट्री है और जिसके चारों तरफ जो एक तो वैसे लैंड लॉक होता है कि जिसके पास समंदर, इसके चारों तरफ जो कंट्रीज हैं उनके पास भी समंदर नहीं है, तो ये सेंट्रल एशिया के पास सबसे बड़ा, जो रशिया का किसी दौर में कहा जाता है कि गर्म पानियों की तरफ आना चाहता है, सेंट्रल एशिया की तमाम कंट्रीज के लिए, तमाम रियासतों के लिए ये बहुत अहम है कि वो पाकिस्तान के साथ सी पैक के जरिए अगर जुड़ते हैं और पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी नई मार्केट मिलेगी जो हमने माजी में एक्सप्लोर नहीं की। मौजूदा हुकूमत का एक विजन है। इमरान खान चूंकि खुद बड़े प्रोग्रेसिव हैं, वो इन चीज़ों को देखते हुए उन्होंने जो काम किया है उसमें एक चीज़ जो अहम है कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी मार्केट मिल गई। अब डिपेंड करता है, ये जो बिजनेसमैन गए हैं पाकिस्तान के वहाँ से, ये देखें पाकिस्तान में हर बिजनेसमैन माशाल्लाह से बड़ा ग्रो किया है 20 सालों में, 30 सालों में, एक फैक्ट्री से 10-10 फैक्ट्रियाँ लगा ली, 20 फैक्ट्रियाँ लगा ली। लेकिन अब टाइम है इस मुल्क को सर्व करने के लिए। अब इस मुल्क के लिए नई मार्केट्स जो अवेलेबल हुई हैं उनमें इन्हें जाके अपनी प्रोडक्ट्स जो वहाँ की ज़रूरत है उसके हिसाब से यहाँ पे प्रोडक्ट बनानी है। फिर आपको पता है सी पैक के जो इकोनॉमिक जोन बनने जा रहे हैं उसमें आपके पास बहुत वसी एक आएगा कि आपको फैक्ट्रीज एरिया और फैक्ट्रीज लगा के इन्वेस्टमेंट करके उसमें बहुत सारी ह्यूज इन्वेस्टमेंट आएगी। तो वो इन्वेस्टमेंट आने से भी पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होगी। और फिर उसके साथ साथ ये होगा कि सेंट्रल एशिया से ही आपको आगे पूरे यूरोप के लिए जो है एक ट्रैक, जो वन रोड वन बेल्ट है, जो चाइना का एक है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और इस वक्त जो चाइना के साथ मिलकर वज़ीर-ए-आज़म का फोकस है वो डेफिनेटली चाइना, पाकिस्तान। और इस वक्त तो एक और मसला है हमारा कि इस वक्त खत्ते में थोड़ी सी इंसर्जेंसी ये हो रही है कि अमेरिका निकल गया, अफगानिस्तान में जो सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है वो मामला बहुत खतरनाक है। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में ये एक तो कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस और फिर ये कि अफगानिस्तान, पीसफुल अफगानिस्तान जो है वो सिर्फ हमारे वही जमानत होगा सेंट्रल एशिया के लिए, जिसके लिए पाकिस्तान की कोशिश, चाइना की कोशिशें और दीगर ममालिक जो मिलकर कोशिशें करें। इसमें हालांकि इंडिया ने बड़ा कोशिश की इन चीज़ों को, इन सबुताज करने की, लेकिन ये कि इस वक्त फिर वहाँ पे भी अफगानिस्तान के हवाले से कल अफगान प्रेसिडेंट से भी वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात होगी, तो ये अच्छा होगा कि इसमें वो चुके वो इसमें ज़रा थोड़ा हम आते हैं। शाहिद साहब, आप इस SCO को इसमें आप कैसे देख रहे हैं सारे मामले को? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, चाइना ने जिसका डोल डाला, फिर चाइना उसी जो ओल्ड सिल्क रूट का रिवाइवल है, तो इसमें हम पाकिस्तान, क्या ये चाइना और पाकिस्तान मिलके ही अब ये सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं कि साउथ सेंट्रल एशिया को लाया जाए साथ? क्योंकि ये जो मुलाकात आज भी हुई है प्रेसिडेंट से उज़्बेकिस्तान के, BRI के फोरम पे भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पिछले दिनों मुलाकातें रहीं, उसके बाद जाके यही सारा आज हम देख रहे हैं कि उसका ये नतीजा है कि वो फिर मुलाकातें और वहाँ का दौरा हो रहा है। तो ये इसमें आप इसको ऊबर, वन बेल्ट वन रोड, सी पैक, इसको किस हद तक देखते हैं? ये जो शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल है ये तो अच्छी चीज़ है, इसलिए हम सब कॉमन मेंबर्स हैं और उसके बेसिकली उसका फोकस है टेररिज्म को ख़त्म करना, सेपरेटिज्म और इस किस्म की चीज़ों का। सिक्योरिटी की डायमेंशन उसमें ज़्यादा अहम है और जो वो है इस इलाके में, आपको मालूम सिक्योरिटी का एक इशू तो है। और अफ़गानिस्तान में बिल्कुल ही एक अनप्रडिक्टेबल सी सिचुएशन डेवलप हो रही है। इट्स नॉट क्लियर कि मामला किधर जाके ख़त्म होगा, तो उसकी तशवीश है उज़्बेकिस्तान को और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को काफ़ी परेशानी है। वो हमेशा से इस्लामी इंतहा पसंदी से खाइफ रहे हैं। उनके अपने मुल्क में इस किस्म के एक्सट्रीमिस्ट ने पिछले सालों में तो बड़े बड़े एक किस्म की बगावतें सी की थी, तो उनके बारे में बड़ा एक किस्म का हॉस्टाइल एटीट्यूड है, इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म जिसको कहते हैं। तो वो तालिबान के आने से यकीनन उनको परेशानियां हैं और बाज़ बॉर्डर एरिया पे उन्होंने तालिबान ने शायद कब्ज़ा किया है,
शेर खान बंदर जो कि बॉर्डर है इनका उज़्बेकिस्तान अफ़गानिस्तान का, उस पर तो मैंने नहीं सुना अभी तक कब्ज़ा किया है, लेकिन बहरहाल हालात तो ये नज़र आते हैं कि तालिबान आर ऑन द राइज एंड दे आर प्रॉब्ली गोइंग टू ओवररन लार्ज पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान. लेकिन आई कीप सेइंग कि दिस इज़ नॉट द गोइंग टू सॉल्व द अफगानिस्तान प्रॉब्लम. एक नई सिविल वॉर इज़ अबाउट टू बिगिन इन अफगानिस्तान, क्योंकि वहाँ पे एक बेसिक डिवाइड है पख्तून एंड नॉन पख्तून का. तो तालिबान आर बेसिकली कंसिडर्ड एज पख्तून्स. तो वो जो ट्रेडिशनल नॉर्दर्न अलायंस था जिसमें ताजिक, उज़्बेक, हज़ारा शामिल हैं, वो लोग इस कम की डोमिनेशन को कबूल नहीं करेंगे. तो बड़ा एक ख़तरनाक सिचुएशन है. शायद अब वहाँ पे और ज़्यादा खूनरेज़ी होगी और उसका नताइज पाकिस्तान पे आएंगे. आपके यहाँ रेफ्यूजीज आ सकते हैं. आपके यहाँ हमेशा वही होता है ना कि पाकिस्तान को मुलवस किया जाए कि हम इसमें शामिल हैं, उसमें शामिल हैं. हम वी हैव गॉन थ्रू दिस टेरिबल. आई वाज एम्बेसडर इन मॉस्को एंड ऑल ऑफ दिस हैज हैपेंड. वी सीम टू बी एम्ब्रॉयल्ड इन अफगानिस्तान विली निली, चाहे हम चाहे ना चाहे, ज़बरदस्ती हमको उसमें खींच तो के अब हम देखते हैं कि चाहे ये चीन हो या रूस हो, सेंट्रल एशिया से लेके एक यूरेशिया का जो पूरा एक रास्ता रोड नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं. तो क्या ये दोनों ममालिक बड़े मुल्क हैं? इस रशिया पहले बहुत ज़्यादा असर रखता था इन मुल्कों पे, अब चाइना का असर और रसूख बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है. रशिया का ज़्यादा है, वो एक की रशिया की. तो क्या ये दोनों मिलके अमन नहीं ला सकते इस खित्ते में, और ये पूरा इस बेल्ट को एक ट्रेड रूट में नहीं बना सकते, या बनाते नहीं जा रहे आहिस्ता आहिस्ता? भाई ऐसा हो जाए तो कितनी खुशी की बात होगी. आई डोंट थिंक इट इज़ गोइंग टू हैपन. ना सोवियत यूनियन का इतना असर रसूख है, ना अफगानिस्तान चाइना का इतना असर रसूख है कि अफगानिस्तान के मसले को हल कर दे. यकीनन दे कैन प्ले ए पॉजिटिव रोल, लेकिन ये कि टू एक्सपेक्ट देम टू सॉल्व द, अगर उसके बारे में तो वो तो पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि हम तो. लेकिन अभी जमाल साहब हमने देखा पिछले अरसों में 1.5-2 सालों में रशिया ने खुद ये मास्को में टेबल सजाई, मुज़ाकरात की, तालिबान को भी वहाँ इन्वाइट किया. अब तालिबान खुद गारंटियाँ दे रहे हैं 3 महीने तक की जंग बंदी से लेके मुख्तलिफ चीज़ों के बाद. क्या उनको नहीं एहसास होगा कि अब अगर हमने मुल्क में अमन लाए तो ही ट्रेड भी बढ़ेगी, तो ही सब कुछ होगा, और चीन और रूस ये सब भी इंतज़ार कर रहे हैं कि अब अमन आए इस खत्ते में. सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी कह रही हैं कि अमन आए. देखिए वो तो तालिबान से ज़्यादा डरने की ज़रूरत है? रशिया को भी है, सेंट्रल एशियन को भी है, पाकिस्तान को भी है. जैसे अंग्रेजी में कहते हैं द एलिफेंट इन द रूम, जैसे आपने कहा अफगानिस्तान. और अफ़गानिस्तान में मसला ये है कि ये जो झगड़ा है बिटवीन तालिबान जो पश्तून्स हैं नॉन पश्तून्स. तालिबान बाय द वे 46% उनकी पॉपुलेशन है, 56% जो है नॉन पश्तून्स है. अब जो मेरी अपनी रीड है कि तालिबान इवेंचुअली दे विल टेक ओवर, ओके. लेकिन मेरे ख्याल से वो 1995-96 रिपीट नहीं होगा. वो नहीं होगा. हाँ, इस दफ़ा मेरे ख्याल से वो थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रेटजी कर रहे हैं. अब देखिए उन्होंने सारे रूरल एरियाज़, बाकी एरियाज़ को कैप्चर शुरू कर दिया. उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी थी इन रशियन वॉइस ऑफ अमेरिका में एज वेल एज ए रशियन टेलीविज़न. उन्होंने कहा कि हम शहरों को अटैक नहीं करेंगे, ठीक. लेकिन उसके साथ ही उन्होंने ऐड कर दिया दिस इज़ अ टेम्पररी थिंग. ठीक. तो मेरी अपनी स्टडी ये देख रहा है कि मेरे ख्याल से उन्होंने ज़्यादातर 80%, 85% जब कब्ज़ा हो जाएगा, दे विल पुट जितने भी इनके काबुल वगैरह उसको अंडर सीज डाल देंगे. जब सीज डाल देंगे, जब उस पर जो डिमोलिशन होगी, दे अभी ऑलरेडी शुरू हो गए डेजर्ट कर रहे नेशनल अफगान नेशनल आर्मी. जब वो डेजर्ट करने लगेंगे तो इन पैनिक दे आर होपिंग दैट द नेशनल गवर्नमेंट के पास 2 ऑप्शन होगी, या वो मुल्क छोड़कर नॉर्दर्न चले जाए दोस्तों वगैरह की तरह, या फिर वो एक लोया जिगरा पे एग्री कर ले. और लोया जिगरा पे अगर वो जाते हैं लोया जिगरा पे, तो उस पर तो तालिबान की रूलिंग होगी. सो दिस इज़ द गेम आई थिंक दे आर प्लेइंग. व्हाट आई एम सेइंग इज देयर इज़ नो डाउट दैट देयर विल बी सिविल वॉर. कितनी लंबी होगी, हाउ लॉन्ग, और तालिबान इवेंचुअली वो टेक ओवर कर लेंगे, कितने उस पर बहस हो सकती है. हाउ मच विल दिस. मैं भी यही चाह रहा था कि हम थोड़ा एंड पे इस पे आएँ. पहले हम थोड़ा सा इन्हीं खित्तों को, इन मुल्कों को देख लें. तो मियाँ साहब, अब जिस तरह दौरों के हवाले से अगर हम बात करें कि अफ़गानिस्तान का अमन तो ठीक है, सर ने बात की अफ़गानिस्तान के अमन के बगैर ये मामला, ये कुंजी वहीं से चलती है, और इस खत्ते के हवाले से तब हम भी यही कह रहे हैं, पाकिस्तान भी एक अरसे से यही कह रहा है. लेकिन क्या इन मुल्कों में ये जो अब हलचल है, या ये जो मुलाकातें हैं, ये इस तरह के अब मुज़ाकरात से लेके ट्रेड एग्रीमेंट्स, क्या ये आने वाले वक्तों को भांपा जा रहा होगा कि हाँ अमन आएगा, अब इस खत्ते में इतना ज़्यादा मसला रहेगा नहीं? क्योंकि अगर अमेरिका ही नहीं रहा जिसने यहाँ ये सब करना था, तो अगर, क्या आप कहते हैं? देखें, अमन तो ज़रूर आएगा. अमन तो इस वक्त इसलिए आएगा कि चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है पूरी दुनिया में, ठीक है,
تو چائنا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ کسی بھی جگہ سے اس کی انویسٹمنٹ یا اس کو کہیں نقصان ہو. ٹھیک ہے, دنیا میں کوئی جو اچھا بزنس مین ہوتا ہے وہ کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا. اچھا دیکھیں, اس کے بعد اس کی جو سب سے بڑی بات یہ کہ ہم تو صرف دیکھ رہے ہیں نا سی پیک یہاں پر, اس کی افغانستان میں بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے, ہیوج انویسٹمنٹ ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ جو افغانستان میں اس وقت اقتدار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ بیسکلی کٹ پتلیاں ہیں. وہ کٹ پتلیاں ایسے ہیں کہ وہ کبھی انڈینز لابی کے ہاتھوں کھیل رہی ہوتی ہیں, کبھی امریکن لابی کے ہاتھوں کھیل رہی ہوتی ہیں. ابھی جس طرح کل ان کے سفیر نے انڈیا میں بیان دیا ہے کہ جی ہم انڈیا سے جو ہے فوجی مانگیں گے اگر ضرورت پڑی. بات یہ کہ اس وقت طالبان جس پوزیشن میں ہے, اگر طالبان کے اس دور کو دیکھا جائے اوورال پبلک کے لیے تو بڑا پرامن دور تھا, لیکن اس میں امریکہ یا ایک کانسپرنسیز کے ذریعے جس طرح اس کو ختم کیا گیا, شمالی اتحاد کے ذریعے کیا گیا, وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن اب جو ہے طالبان شاید اس ایرا سے نکل کے ایک نئے ایرا میں آئے ہیں. وہ اب امن بھی کریں گے قائم, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریڈ ڈیولپمنٹ کے لیے, کیونکہ ان کے چائنا کے ساتھ بھی تعلقات چل رہے ہیں, ان کے تعلقات رشیا کے ساتھ بھی چل رہے ہیں, بات چیت چل رہی ہے. اور رشیا دیکھیں, ہم جسے کبھی کہتے ہیں نا کہ رشیا وہ اتنا شاید اسٹرانگ, لیکن رشیا آج بھی اتنا ہی پاورفل ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب یہ طالبان یہاں آئے ہیں تو اس نے تاجکستان میں دوشنبے میں جو اس کا اڈا ہے 201 نمبر آئی تھنک اس کا ایک فوجی اڈا ہے وہاں پر 201, ٹھیک ہے, اس میں انہوں نے باقاعدہ مشقیں شروع کر دی ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو وہ وہاں پہ تاجکستان کو کس طرح اس کا دفاع کیسے کریں گے. آگے جو سینٹرل ایشیا کی کنٹریز ہیں وہاں, اگر رشیا یہ سوچ رہا ہے کہ اگر اس طرح کی کنڈیشن ہوگی تو پھر رشیا یہ بھی تو سوچ رہا ہوگا کہ اس نے امن کیسے قائم کرنا ہے. یا چائنا سر, چائنا نہیں سوچ رہا ہوگا. اور رشیا کا جو نیکسس ہے چائنا, رشیا اور پاکستان کا, وہ صرف سینٹرل ایشیا کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے ایشیا کے لیے اس وقت بڑا ضروری بھی ہے. اور اس میں ان فیوچر جو ہے تینوں ممالک مل کے جس طرح ایک ٹریڈ کو ڈیولپ کریں, اسی طرح امن کے لیے بھی یہ تینوں کی جو کوشش میں آپ کو پتا ہے ترکی ان کے ساتھ بڑا آن پیج ہے. پھر اسی طرح اور جو ابھی کل تاجکستان کے ہی وفود میں آگے آرمی چیف سے ملاقاتیں کی, پھر آذربائیجان, تو آپ کو کیا یہی چیز آگے بڑھ رہی ہے, یا اس میں افغانستان کے اندر ہونے والی صورتحال سے ہم کیا بہت زیادہ اس کو, سارے سینٹرل ایشین کنٹریز جو ہیں طالبان سے خائف ہیں, ان کو ناپسند کرتے ہیں. طالبان اب کیا کرنے والے ہیں, دس از دا بگ کویشچن, کہ پہلے کے مقابلے میں کچھ زیادہ فلیکسیبل ایٹیٹیوڈ ہوگا یا نہیں ہوگا. میں نے سنا ہے کہ جہاں کہیں انہوں نے قبضہ کیا ہے عورتوں کو انہوں نے وہی ٹریٹمنٹ کرنا شروع کر دیا, اپنا برقع پہن کے گھر میں بیٹھو. تو واللہ عالم آئندہ کیا ہونے والا ہے. عورتوں کا تو فیوچر بہت خطرناک ہی نظر آتا ہے مجھے, the way things are going. لیکن دیکھیے اس وقت بجائے اس کے کہ ہم پریڈکشن کریں کیا ہونے والا ہے, اس انسرٹن فلوئڈ سچویشن, اس پہ زیادہ کامنٹس کرنا میرے خیال میں پریمیچور ہے. لیکن ہمارا وہ جو اسپیکٹ ہے نا ہمارا کہ پاکستان اور ازبیکستان کا, اس میں جو افغانستان کا ایک پارٹ بنتا ہے کہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ریلوے کنیکشن ڈیولپ ہو بٹوین ازبیکستان اینڈ پاکستان, وچ از ویری نیچرل. اگر ہو جائے تو کیا کہنے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان میں امن ہو. افغانستان میں امن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, نہ پائپ لائن بنے گی, نہ ریلوے لائن بنے گی, نہ کچھ نہیں بنے گی. ہر چیز کا محور اس بات پہ ہے کہ افغانستان میں امن ہونا چاہیے. تو یہ $1 ملین کویشچن ہوگا یا نہیں ہوگا. تو امن کے لیے چائنا جس طرح سے, پھر میں وہی بات کرتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں ون بیلٹ ون روڈ میں 74-75 ممالک شامل ہو چکے ہیں, اب تو 100 تک اس کا دائرہ چلا گیا, 4 ٹریلین سے بھی 5 ٹریلین تک یہ پہنچ گیا, اتنا بڑا پروجیکٹ. کیا یہ چائنا کا پیسہ ان ملکوں کو, جو ان ملکوں میں انسرجنٹ بھی ہیں, ان کو بھی فنڈنگ جہاں سے بھی ہوتی ہے کہ ان کے مقابلے میں بھاری نہیں ثابت ہوگا, یا ہو نہیں رہا؟ پچھلے عرصوں میں یہ بہت سے ملک ہم دیکھ رہے تھے, بلیک سی کے اوپر جو تنازع تھے وہ ختم کیے گئے, کیسپین سی پہ جو تنازع تھے ترکی وغیرہ نے آپس میں بیٹھ کے وہ صحیح کر لیے. تو نہیں وہ تو اچھی باتیں ہیں, اور شاید افغانستان میں بھی ایسا ہو. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا, چائنا کا کوئی خاص اثر رسوخ نہیں ہے افغانستان میں. اس کو بالکل پاکستان کے ذریعے رزاق باؤد نے ان کو آفر کیا ہے سپٹمبر میں پاکستان آنا, وہ اپنا پورا ڈیلیگیشن لے کے آئیں گے, اور میرے خیال میں اس سے بڑا ڈیلیگیشن پھر ہمیں کیری کر کے یہاں بھی لانا چاہیے. کیونکہ آپ کو اصل چیز یہ ہے کہ جب گورنمنٹ سے سپورٹ ملتی ہے اور جب وہ گورنمنٹ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے, اور یہ جو جوائنٹ جیویز جو ہیں, جوائنٹ وینچرز, اس کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے. تو وہ دونوں کو ہمیں بینیفٹ کرے گی. ان کی کئی چیزیں ہیں جو کہ جدھر ہم کمزور ہیں, اور یہ کئی ایسی جگہیں ہیں جدھر یہ ہمارے سے سیکھنا چاہتے ہیں.
तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये बड़ा ज़बरदस्त हमारी ट्रिप रही है अब तक, और जो मुझे साइंस नज़र आए हैं हमारी बिज़नेस कम्युनिटी के लिए बड़ी ज़बरदस्त, ये अच्छी ग्राउंड है। तो आप बताएं फिर कि आप किस तरह की और कोई आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं। रज़ाक, आप भी जो मिले हैं लोगों से, आप भी बता दें कि किस तरह की ऑब्जर्वेशंस हैं। जी ताशकंद में इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान बिजनेस के वसी मौक़े मौजूद हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये दौरा बिजनेस के लिए नई राहें खोलने में बहुत मुआवन साबित होगा। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ताशकंद में मौजूद हैं और वो पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुश्तरका मंसूबों के वसी मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मजबूत ताल्लुक की बुनियाद इस दौरे के बाद डली है। But for valuation, for processing industry, for embroidery sector, for another sector, they are far behind. The need is there. आज हमारी इंटरेक्शन हुई यहाँ कस्टमर्स के साथ, उस इंटरेक्शन के दौरान भी जो हमारे पास तैयार फैब्रिक था, जो हमारा माल था, उसकी यहाँ पर डिमांड मौजूद हमने देखी। बट वी नीड कि हमें उसके लिए बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का सिस्टम नहीं है। उसके लिए यहाँ पर सर सबसे बड़ी बात इलेक्ट्रिसिटी की जो एमसी रेट है वो 4 सेंट है, हमारे वहाँ पर ज़्यादा है। इंसेंटिव्स की आपने भी बात की। प्रोसेस वैल्यू एडिशन सेक्टर को सपोर्ट की आपकी जिस तरह जारी है, अगर ये इसी तरीके से लॉन्ग टर्म चलती रही और वही हमारी टेक्सटाइल पॉलिसी जो अभी तक आपके पास पेंडिंग पड़ी है, अगर सर वो अप्रूव हो जाए तो फैसलाबाद जिसने आपको पहले भी करके दिखाया, आज $15 बिलियन की एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल में जो की हैं वो हमने की हैं। और उसमें सर बिलाशुबा ये वही पॉलिसी थी जो फैसलाबाद से ही जब आप आए थे तो ज़फ़र ने उसको लेके चला, हम उसके साथ थे, तो वही पॉलिसी हम आगे लेके चले, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई, उसके टैरिफ आए, तो फिर उस पॉलिसी ने आपको सर पे बैक किया, पाकिस्तान को लेके गए। तो अगर हम उसको 25 बिलियन 30 बिलियन डॉलर पे हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को 20 से स्टार्ट करके लेके जाना चाहते हैं, तो सर हमें अपने वैल्यू एडिशन सेक्टर को और एसएमईज को सर लेके चलना पड़ेगा, जिनके यहाँ पर बहुत बड़ा स्कोप है। तो सर इसको लेके देखने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। So Bismillahirrahmanirrahim. My name is Umar Ashraf Mughal sir. I am president for Gujranwala Chamber of Commerce. So मैं भी सर एहतशाम की बात को सेकंड करूंगा कि गुजरांवाला में भी हम लोग इस चीज़ को फील करते हैं कि जिस तरह से बिजनेस कम्युनिटी से इंटरेक्शन इस दफ़ा हुआ है प्री बजट, और बाकी हमारे अब्दुर्रज़ाक साहब भी, बाकी आपकी कैबिनेट भी, तो बड़ा अच्छा सर इसमें चल रहा है। सर एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा यही है कि बैंकिंग चैनल्स जहाँ पे मिसिंग है वो हम लोग चाहेंगे कि वहाँ पे अगर कोई कॉमन वेयर हाउस हमारी एम्बेसी किसी तरह TDAP इस्टेब्लिश करे, ताकि अफ्रीका में और जिन कंट्रीज़ में बैंकिंग चैनल्स नहीं हैं तो हमारे जो SMEs हैं वो अपनी प्रोडक्ट लेके वहाँ पे चले जाएँ और उनसे कैश ले लें। और सर दूसरा हमारे जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो स्टेट बैंक से थर्ड पार्टी पेमेंट जो है वो सर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो कई दफ़ा हमारी एक्सपोर्ट्स भी अंडर इन्वॉइस्ड होती हैं जो लोकल हैं, और कुछ ऐसे सप्लायर्स होते हैं, एक्सपोर्ट्स होती हैं जो हम लोग कैश पे कर रहे होते हैं, डॉलर टर्म में कैश लेके आ जाते हैं, तो वो स्टेट बैंक में वो इशू आ रहा है। और दूसरा हम रेकमेंड करते हैं कि जो पोटेंशियल कंट्रीज़ हैं जहाँ से हम आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं प्रोडक्ट को, वहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे अगर कोई वेयर हाउसिंग हो तो हमारी प्रोड्यूस यहाँ पे आ जाए, हम कैश लें और उनसे वो डिलीवर वहाँ पे कर दें। तो सर गुजरांवाला, फैसलाबाद, गुजरात, सियालकोट, तो ये हब है SME इंडस्ट्री का, तो इंशाल्लाह हम लोग बिल्कुल डिलीवर करके दे सकते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज सारी बड़ी ज़बरदस्त हैं, वी आर वेरी इंथ्यूजियास्टिक और ऑप्टिमिस्टिक। इंशाल्लाह हम सारे आने वाले इंडिकेटर्स अपने अचीव करेंगे। सर थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ग्रेट। I am Tawqir Rohit, Chairman Pakistan Pharmaceutical Manufacturers Association. सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ वज़ीर दाऊद साहब का और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और TDAP का कि they have provided a golden opportunity for us to come here। और ये जो उज़्बेकिस्तान में हम जो आए हैं, बड़े अरसे से हमारी ख्वाहिश थी कि हमने यहाँ फार्मास्यूटिकल की एक्सपोर्ट बढ़ानी है। आज हमारे साथ 12 से ज़्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनीज, लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज यहाँ हैं, और ऑलरेडी गेट्स और हर्बियन यहाँ लीडिंग कंपनीज हैं जिनकी यहाँ एक्सपोर्ट है। हमने यहाँ पे आज 3 MOU भी साइन किए हैं। जेनिक्स फार्मा ने साइन किया है MOU, और इसके अलावा मेडिजॉन ने किया है, और
सिटी फार्मा ने किया. That shows के how eager we are to penetrate in this market. To be on a lighter side, अभी जो आप कह रहे हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आपने इंसेंटिव कम करना है, हम इंतज़ार कर रहे हैं, वो सारा हमें अब दें आप. उसकी वजह यह है कि अक्टूबर में आपसे मुलाकात हुई थी और उसके नेक्स्ट डे आपने जो यंग डॉक्टर्स फेडरेशन के साथ जो आपने वहाँ एक स्पीच दी थी जिसमें आपने कहा कि फार्मास्यूटिकल को हमने हमारी नेबरिंग कंट्री में $22 बिलियन की एक्सपोर्ट है और यहाँ सिर्फ $200 मिलियन की एक्सपोर्ट है. वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ. आई एम थैंकफुल टू रज़ाक दाऊद साहब, फैसल सुल्तान साहब के पहले इस सिलसिले की कड़ी ये हुई कि इस साल बजट में आफ्टर 15 ईयर्स वी हैव बीन एबल टू गेट एक्सीलेंट रिलीफ, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमें अपने आप को, अपने स्टैंडर्ड्स को, इक्विपमेंट्स को हमें इंपोर्ट करना पड़ता है. उस पर हमें रिलीफ मिला है, विच इज़ अ फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स एक्सपैंडिंग एक्सपोर्ट. और सेकेंडली ये कि जो नेबरिंग कंट्री में जो एक्सपोर्ट ज़्यादा है उसकी रीज़न ये है कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी ज़बरदस्त उनकी पॉलिसी है. हमारी बड़ी रिस्ट्रिक्टिव थी. अगेन विद आवर एफर्ट्स एंड विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर फैसल सुल्तान, रज़ाक साहब और ड्रैप, हमें एक बड़ी फ्रेंडली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी अब अप्रूव हुई है. सिर्फ अगले ट्यूसडे को आपने कैबिनेट में उसको अप्रूव करना है, बाकी सब काम हो चुका है इसका. तो ये इस एक्सपोर्ट के लिए हम लोग सब तैयार हैं और आपका विज़न भी यही है. अभी 2 इश्यूज़ हैं हमारे एक्सपोर्ट के. एक तो ये है कि हमें फार्मास्यूटिकल में मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स हम लेके जाते हैं, एंड इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश आवर ब्रांड्स वी हैव टू कम्पीट विद नेबरिंग कंट्रीज़. वहाँ पे हमें लोगों को रखना है, कंसल्टेंट है, लोगों को हमने लोगों की तनख्वाहें देनी है, इस्टेब्लिश करना है ब्रांड को, मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं. तो स्टेट बैंक जो है वो जो एक्सचेंज प्रोसीड है वो 15% है, नेबरिंग कंट्री में 50% है और पाकिस्तान में आईटी में 35% है. तो 15% की वजह से वी आर अनएबल टू स्टैब्लिश आवर ब्रांड्स इन एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़. तो इस पे आपकी तवज्जो चाहिए स्टेट बैंक से, नंबर 1. नंबर 2 जो हमें इशू है वो ये है कि ड्रैप का काम जो है वो प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन है, उसकी क्वालिटी है और ये चीज़ें उसका काम है. एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमारी सजेशन ये है कि जो कमर्शियल पार्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल है दैट शुड गो टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, विच प्राइसिंग एज वेल एज ऑल एक्सपोर्ट की जितनी कमर्शलाइजेशन है. उसकी वजह यह है कि आप जो ड्रैप में फार्मासिस्ट वगैरह हैं वो एक्सपोर्ट को हमें स्पीड चाहिए. वी नीड दोज पीपल, फोकस पीपल जिनका एक्यूमेन, बिजनेस एक्यूमेन हो, जो कि हमें हेल्प कर सके एक्सपोर्ट करने के लिए. यकीन करें इस वक्त जो हमें एक्सपोर्ट में एनओसीज लेनी है या रजिस्ट्रेशन है, अगर ये स्पीड बढ़ गई, ये रिलीफ और ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग अपनी जगह, बट अगर ड्रैप और ये जो इसमें जो हमारा एक्सपोर्ट का ये इस तरफ कर दिया आपने, तो यकीन करें कि ये जो $200 मिलियन की एक्सपोर्ट है, अगले 5 साल में हम $1 बिलियन की एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे फार्मास्यूटिकल में. तो इसके अलावा आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि ड्रैप को फंक्शनल करें. वहाँ का CEO जो है वो कंफर्म होना चाहिए. जिस इदारे का सरबराह ही कल उसको ये ना पता हो कि मैं हूँ या नहीं, तो हाउ कुड ही टेक फ्यूचरिस्टिक डिसीजन. तो काइंडली इसमें आप हमें ये करें. तीसरा, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स. जब तक लोकली हमारे पास नई प्रोडक्ट्स नहीं आएंगी, ना सिर्फ हम यहाँ ग्रो कर सकते हैं बल्कि हम एक्सपोर्ट में भी नहीं जा सकते कि वी आर लेट. उसकी वजह ये है कि हमारी जो न्यू मॉलिक्यूल्स या नई ड्रग्स हैं वो अप्रूव होने के बाद 6-6 महीने, 8-8 महीने हमें अप्रूवल नहीं मिलती कैबिनेट से. तो वो हमारी कौम का भी नुकसान है. दे शुड गेट न्यू ट्रीटमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल. ये हमारी इंडस्ट्री का भी नुकसान है, बिकॉज लाइफ लाइन ऑफ एनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज न्यू प्रोडक्ट्स. लेकिन ये जो कैबिनेट की आपने बात की, हमने तो बड़ी अब जल्दी फैसले करते हैं. हमने जो रिसेंटली कैबिनेट ने ये जो ड्रग प्राइसिंग वगैरह इसके ऊपर हमने बड़ी जल्दी फैसले किए. जो दूसरी चीज़ है
ड्रैप का एक्चुअली प्रॉब्लम है। अनफॉर्चुनेटली ये जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं उसके अंदर प्रॉब्लम हमें CEOs क्वालिटी का CEO लाना बड़ा मुश्किल हो गया ये नैब के खौफ से। तो अब हम नैब के कानून बदलने लगे हैं ताकि उनको आइसोलेट करें, ये जो हमारी ब्यूरोक्रेट्स है और बिजनेस कम्युनिटी है, तो उससे फिर हमें क्वालिटी के लोग मिल जाएंगे वो जो अभी नहीं मिलते हमें CEOs प्राइवेट सेक्टर से क्वालिटी के डरते हैं नैब की वजह से आते हुए, तो वो हमें एक प्रॉब्लम है। अच्छा, एक पहली बात, आखिरी बात ये मैं करूँगा कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का एक इशू है। अभी रिसेंटली ड्रैप इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, वो दवाइयाँ जो कि यहाँ हम सारी कंपनीज बना रही हैं, और अगर उसको इंपोर्ट की इजाज़त दी जा रही है और रजिस्ट्रेशन हो रही है तो ये लोकल इंडस्ट्री तबाही की तरफ चली जाएगी। और उसमें जब हम ड्रैप से बात करते हैं वो कहते हैं जी हमारे पास ये कानून ही नहीं है। तो फॉर एग्जांपल एक इमेप्राजोल एक ड्रग है जो कि 50 कंपनीज 100 कंपनीज बना रही हैं, ठीक है, और अगर वो सुने फिक्र ना करें इसका, ये हमें सारा पता है। ड्रैप का बहुत बड़ा इशू बना हुआ था, ये हम डिस्कस करते रहे हैं। डॉक्टर फैसल एक ऐसा हमें आदमी मिल गया है जो सारे इशू समझता है, तो ये फिक्र ना करें। हम ये रियलाइज, इन शॉर्ट हम रियलाइज़ करते हैं कि पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल्स में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है एक्सपोर्ट का, और हमारी पॉलिसीज़ की वजह से ये रिस्ट्रिक्ट हुआ ये हम सब रियलाइज़ करते हैं। अब हम आपकी इम्पेडिमेंट्स दूर करेंगे बाहर, और ये हमारा पॉलिसी डिसीजन है कि हमने फार्मास्यूटिकल्स को इनकरेज करना है। थैंक यू वेरी मच। और हमारा भी ये वादा है कि इंशाल्लाह आपको ये रेवेन्यूज ला के देगा फ्रॉम एक्सपोर्ट। थैंक यू जी। नासिर मगू, प्रेसिडेंट फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये आपका जो डिसीजन था यहाँ इतना बड़ा डेलीगेशन लाने का, आई थिंक इट वाज वर्थ वाइल, वी आर रिसेप्टिव, और यहाँ बहुत बड़ा एक स्कोप है हमारे लिए, प्लस इनके लिए भी बड़ा एक रास्ता है पाकिस्तान से ये गवादर और कराची पोर्ट और ये पोर्ट कासिम को यूज़ करें, और हमारे लिए भी सेंट्रल एशिया के लिए एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है। अब बात ये है कि रज़ाक साहब ने मुझे आज बताया था कि वी आर गोइंग टू साइन PTA प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट विद देम। इसके बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता क्या क्या आइटम है, तो मैं ये चाहूँगा कि जो भी PTA बनना, उसमें जो भी प्रोडक्ट आए, बिजनेस कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान, ख़ासतौर पे फेडरेशन जो अपेक्स बॉडी है, हमें पता होना चाहिए, हमसे कंसल्टेटिव एक सेकंड होने चाहिए कि क्या ऐसी चीज़ है जहाँ हम इनको रियायत दें और रियायत लें। ऐसा ना हमारी लोकल इंडस्ट्री हर्ट हो, क्योंकि जो हमने पहले FTAs किए हैं उसमें हमारे फेवर में नहीं थे। ये तो सितंबर तक है और आपके पास बड़ा टाइम होगा इसका डिस्कस करने का, वो तो आपकी कंसल्ट किए बगैर ये हम FTA नहीं साइन करेंगे। और एक आखिरी बात छोटी सी ये है कि ये भी मेरी कल इनसे मेरा डिनर में मुलाकात हुई थी, आपके पास जो लोग पहुंचते हैं मिनिस्ट्रीज़ में वो 10-15% लोग पहुंचते हैं जिनके मसाइल होते हैं मुख्तलिफ, 70-80% लोग नहीं पहुंचते। हमें कोई टाइम दे, हमने आपसे कई दफ़ा टाइम मांगा है कुछ चीज़ों के लिए जिससे ये ग्रोथ रेट 3 या 4 से कम 7-8 पे जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी एड्रेस हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। सब पहले तो मैं इस बात पर खुश हूँ कि मेरे ख्याल में सारे हम तकरीबन थक के बैठे हैं और आप फ्रेश बैठे हैं, तो हमारे लिए कहते हैं कि ट्रेन का इंजन जब इतना ताज़ा हो गया तो ट्रेन कैसे पीछे। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो इंथुजियाज्म आपने सब नोट किया है और वो बिना वजह नहीं, वो दोनों तरफ से है, इसलिए कि अपॉर्चुनिटीज जितनी हम उनको दे रहे हैं उससे ज़्यादा कहीं हमें नहीं मिल रही है। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि सर इस इंथुजियाज्म को कायम रखना है, कंसोलिडेट करना है, रिलेंटलेस होना है, जब जाके हमें उसका फायदा होगा। हमारे लिए गेट वे है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के लिए। आज ये जो काविश हुई है, हमने इतनी अब ये इस काविश के बाद इतनी अचीवमेंट की है, ये कॉन्फिडेंस एक हमने अचीव किया है और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, एक ट्रस्ट डेवलप हुआ है और उनको भी पता चला है कि हम कितने करीब है पाकिस्तान के। स्ट्रेटेजिक चीज़ों के अलावा यानी ट्रांजिट टाइम वाइज देखें तो हम 9 दिन में बंदरगाह पहुँचते हैं, उनको 9 दिन में हम तिरमिज तक माल पहुँचा के दे रहे हैं, इस वक्त भी हो रहा है। तो ये जब उनको एक नए रास्ते मिल गए हैं, हमारे लिए सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से मिल गई। सर मैं ये चाहूँगा कि इसमें एटलीस्ट एक कमेटी आपकी तरफ से ऐसी फॉर्म हो जो इसको फोर्सफुली रिलेंटलेसली करे, ताकि ये जो एक जज्बा और ये कायम रहा, ये सर जो है ना हो पाए। थैंक यू सर।
Ismail Sattar, President, Employers Federation of Pakistan. It was a wonderful program and it was a very wise decision of coming to Uzbekistan. Alhamdulillah, यहाँ के लोगों में भी enthusiasm है और हमारी टीम की enthusiasm आपके सामने. दो बहुत ही ज़बरदस्त achievements आपने की. Billion tree tsunami, excellent. COVID management, even better. अल्हम्दुलिल्लाह. अब एक दो चीज़ें हमने करनी है. अगर इस मुल्क को हमने as per your vision, if you want to take it somewhere, it has to be through industrialization. Industries नहीं होंगी, सारा flow रुक जाता है, economy का flow रुक जाता है. उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि SEZs पे थोड़ा सा हम लोग तवज्जो दें. बहुत slow है काम. You need somebody really good to take care of this. I mean, जिस पेस पे हो रहा है बहुत स्लो हो रहा है. SEZs के अलावा एक बहुत अच्छा काम आपने और भी किया, टर्फ. उसको कुछ थोड़ा सा रीमॉडल करके वी नीड टू प्रोलॉन्ग दैट फॉर अ कपल ऑफ इयर्स. बड़ा फर्क पड़ जाएगा उससे. थैंक यू. जी, यकीनन बड़ा हेक्टिक दिन होगा आपके लिए भी. आप भी सारा दिन बड़ा मसरूफ़ रहे हैं एंड सो योर मिनिस्टर्स. असर गुजारिश ये है कि सारी कौम आपकी अपने लीडर्स को, अपने प्राइम मिनिस्टर के इंतज़ार में बैठी हुई थी और ये वाकई बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर पाकिस्तान एज़ वेल एज़ ये उज़्बेकिस्तान के लिए. लेकिन सर इस हमारे मुल्क को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रही हैं माजी में भी, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से स्लिप हो जाती है. एक तो हम सही ग्राउंड रियलिटीज़ को उनको सामने नहीं रखते, पेपर वर्क सही नहीं करते और इजलत में जब चीज़ें कर दी जाती हैं तो फिर बाद में उसका भुगतान होता है. मैं सर इससे पहले भी जितने भी PTAs और FTAs हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली जो माजी में भी हुए और आपकी गवर्नमेंट में भी हुए, उसमें बिजनेस कम्युनिटी को सही एतमाद में नहीं लिया गया. क्योंकि हमें तो फिर ग्राउंड रियलिटीज़ का पता है. सारा दिन हमारा तो धंधा ही एक है, लोगों से मिलना, उनके प्रॉब्लम सुनना, या ख़ुद भी हम कारोबार में इन्वॉल्व हैं तो हमारा इन्वायरमेंट ही यही है. सो बात ही करने का मकसद ये है कि अब जो हमने चाइना से FTA किया, आज देख लें हम 1.9 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमें 19 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं. सो 1:10 की रेशो है. तो हम देखें कि किन ममालिक के साथ हम FTAs या PTAs साइन करें. अमेरिका के साथ करें तो अच्छा लगता है, यूरोपियन यूनियन के साथ करें अच्छा लगता है, लेकिन जब सिमिलर कमोडिटीज़ में जब आप डील करेंगे और FTAs करेंगे और PTAs करेंगे, उसमें फिर बहुत सारी एहतियात की ज़रूरत है. तो ये मैं समझता हूँ कि हमारी जो आप देख लीजिए, ये 8-10 जितने भी PTAs और FTAs हुए हैं, उनका अगर आप रिकॉर्ड मंगाएं, सिवाय श्रीलंका और सिवाय एक मॉरिशस के, कोई भी हमारी फेवर में नहीं है. सारे जो है दूसरे मुल्कों के फेवर में. इट मीन्स कि हमने अपना होमवर्क माजी में सही नहीं किया. सो मैं अब भी यही चाहूँगा, प्रेसिडेंट साहब ने भी यही बात की है कि जो कुछ भी करें हमें बिज़नेस कम्युनिटी को एतमाद में लेकर करें और ताकि एक अच्छा डॉक्यूमेंट लिखा जाए और वो विन विन सिचुएशन हो दोनों साइडों से. ये भी माशाल्लाह बड़े एक्सपर्ट लोग हैं और इन्होंने बड़ी हॉस्पिटलिटी का मुजाहरा किया. इनकी भी ज़रूरत है. हॉट वाटर्स हमें भी एक्सेस मिल रहा है, ठीक है, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है और उसमें चेंबर्स को, फेडरेशन को यह जिम्मेदारी दें कि वो सही डॉक्यूमेंट आप तक लाएं, सही निगोशिएट. हमें तो यहाँ पता लग रहा है कि सच डॉक्यूमेंट इज गोइंग टू बी साइन शॉर्टली. तो सर एक तो ये था और दूसरा जो हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जितनी भी इंडस्ट्री लगा रहे हैं वो सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को एक्सेस दे रहे हैं कि वो इंडस्ट्री लगाएं, लेकिन वहाँ जो SMEs हैं उनका कोई रोल जो है वो बिल्कुल ही मिस हो रहा है. तो काइंडली उसको भी ज़रा रिव्यू कर लें कि SMEs के बगैर तो मेरे ख्याल में मुल्क की इकॉनमी को आगे बढ़ाना शायद इतना आसान नहीं है. सो वहाँ थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करें ताकि वो लोग भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में आएँ और वो भी अपना एक ड्यू रोल प्ले कर सकें. थैंक यू वेरी मच सर. जी, दोनों चीज़ें, एक तो आपने ये FTA का काम है, फिर से आपको कहता हूँ कि अगर सितंबर में सोच रहे हैं साइन करने का तो उससे पहले वो ऑब्वियसली कॉमर्स मिनिस्टर आपसे कंसल्टेशंस करेंगे. आपको एक बड़ा देखें
प्रॉब्लम हमारी गवर्नमेंट्स का हुआ ये है कि आहिस्ता आहिस्ता वो डी जनरेट करते हुए जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, जो गवर्नमेंट जिस तरह फंक्शन करनी चाहिए वो फंक्शन नहीं करती। वो बजाय फैसिलिटेट करने के वो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि लोग उसको फैसिलिटेट करें, और जो उनका काम है कि बिज़नेस कम्युनिटी के लिए होमवर्क करके सारी चीज़ें करें, वो अनफॉर्चुनेटली एक आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट का सिस्टम हमारा बड़ा स्लो हो गया। तो आपको एडवांटेज ये है कि एक तो कॉमर्स मिनिस्टर को लेके आए हैं बिज़नेस कम्युनिटी से, जो समझता है, जो आप ही की कम्युनिटी में से और बड़ी देर से है और बिज़नेस फैमिली से। लेकिन उसके अलावा जो इसका आपका फाइनेंस मिनिस्टर इस वक्त आया है, वो भी बड़ा बिज़नेस को समझता है, बिज़नेस कम्युनिटी से है वो सारा यानी हमें एक ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर मिला है जो जानता है कि आप बिज़नेस को प्रमोट करेंगे तो हमारी रेवेन्यू कलेक्शन होगी, तो हम ये कर्ज़े वापस कर सकेंगे। और आपने ये जो लास्ट बात की एसएमएस की, एसएमईज़ के लिए भी हमने बड़ी कोशिश की कि, और किया भी हमने। यहाँ पता नहीं फरीना बैठी है या नहीं, इसने, हाँ फरीना वो बैठी हुई है, उसने BOI से हमने बाकायदा जितनी रेगुलेशंस को गिलोटिन करना शुरू किया है, जो रुकावटें थी इतनी ज़्यादा, यानी स्पेशली एसएमईज़ के लिए, वो हमने काफ़ी तौर पे किया है। और हम हर मीटिंग के अंदर फिर फैसले करते हैं कि कितने और अननेसेसरी रेगुलेशन है जिसको कम करें, ताकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम एसएमईज़ का ये है कि ओवर रेगुलेटेड है, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, और दूसरा उनको फाइनेंस भी नहीं मिलता। तो वो दोनों के लिए, दूसरे के लिए शौकत तरीन स्पेशल प्लान बना रहे हैं इनके लिए, एसएमईज़ को इनकरेज करने के लिए। जी हामिद ज़मान, आप बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं बात करने की।